से रिलेटेड अब हम लोग देखने जा रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो सब पढ़ा था सब। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में क्या था, कोलिजन से पहले सिस्टम का जो मोमेंटम रहेगा, कोलिजन के बाद भी सिस्टम का मोमेंटम, बीच में कुछ हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, नहीं, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन उतना ही जितना रहेगा, और आफ्टर कोलिजन टोटल मोमेंटम अगर बढ़ जाता है, माने कि पहले शुरू में मान लो कि मोमेंटम इनिशियल सिस्टम का मोमेंटम रहता 50 kg मीटर पर सेकंड, और बाद में कोलिजन हुआ और बाद में हो जाता 55 kg मीटर पर सेकंड, तो हम क्या बोलते हैं कि कोलिजन से सिस्टम का मोमेंटम बढ़ गया है। कोलिजन हुआ है तो मोमेंटम ऐड ऑन हो गया, नहीं 50 से हो गया 55, ऑब्जेक्ट वहीं का वहीं रहा, मोमेंटम क्या हुआ कि कोलिजन से बढ़ गया। समझ में आ रहा है? अगर घट जाता तो हम क्या बोलते हैं कि कोलिजन से सिस्टम का मोमेंटम पहले 50 था अब 40 हो गया है, कम हो गया है। तो जब कोलिजन होता है तब तो सिस्टम का मोमेंटम कम हो जाता है, यही ना बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, पहले जितना मोमेंटम रहता है बाद में भी मोमेंटम उतना ही रहता है। मतलब क्या, मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है, जितना पहले उतना ही बाद में। वैसे ही जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो मान लो कि जितना ग्राम हाइड्रोजन रिएक्शन किया कुछ ग्राम ऑक्सीजन के साथ, तब जाके कुछ वेट ऑफ H2O बना, H2O2 के साथ रिएक्शन किया तो H2O बना। तो अब H2 और O2 ये रिएक्टेंट का जितना मास होगा एग्जैक्टली उतना ही मास होगा H2O का। रिएक्शन से पहले रिएक्टेंट्स का जो सब्सटेंस रिएक्शन करते हैं उनको रिएक्टेंट बोलते हैं, और रिएक्शन करने के बाद जो सब्सटेंस बना उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। अब केमिकल रिएक्शन के बारे में उतना कुछ हम लोग को पढ़ना नहीं है, बस हम फंडामेंटली बता रहे हैं। जैसे मान लो कि A और B रिएक्शन किया तो बना C और D, मान लो। तो A और B रिएक्शन किया, सब्सटेंस हो गया जो रिएक्शन कर रहा है, तो A और B हो गया रिएक्टेंट्स, जहाँ A B से या B A से रिएक्शन कर रहा है, और B A रिएक्शन किया था तो C और D बना था, तो C और D हो गया प्रोडक्ट। जब A B रिएक्शन किया तब जाकर C और D का फॉर्मेशन किया, तो C और D हो गया प्रोडक्ट। तो रिएक्शन से पहले रिएक्टेंट्स का जितना मास होता है एग्जैक्टली प्रोडक्ट का उतना ही मास होता है। तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। पहले रिएक्शन से बीच बहुत कुछ हुआ है, तो हमने एकदम जो चीज बना उसका प्रॉपर्टी इससे मिल ही नहीं रहा है। H2O2 रिएक्शन किया तो बन गया H2O। अब H2O का प्रॉपर्टी दुनिया में अरबों मॉलिक्यूल किसी से नहीं मिलेगा। इवन H2O H2 और O2 से बना है, इवन ये दोनों के भी तन को प्रॉपर्टी से मैच नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? अब H2 हाइड्रोजन गैस है, समझ में आ रहा है ना? हाइड्रोजन एज अ फ्यूल यूज होता है, हाइड्रोजन जलता है, का कंबशन होता है, हम पढ़े लोग, कंबशन करता है तो पॉप साउंड प्रोड्यूस होता है, थोड़ा सा रहता है, तो हाइड्रोजन जलता है। ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो कौन सब्सटेंस जलेगा क्या? ऑक्सीजन जलने में, बर्निंग में सपोर्ट करता है, कंबशन में सपोर्ट करता है। तो अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो क्या करे? हाइड्रोजन और ये दोनों फायर का, आग लगाने का दोस्त है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों सपोर्ट कर रहा है आग लगने में, और H2O पानी डाल के बुझा देता है। प्रॉपर्टी एकदम उल्टा हो गया कि नहीं हो गया? समझ में रहा है? तो H2O का प्रॉपर्टी थोड़ा भी ना H2 से मिलेगा और ना ही O2। तो बीच में बहुत कुछ हुआ है, तब है ना जो प्रोडक्ट बना वो एकदम यूनिक प्रोडक्ट है, उसका प्रॉपर्टी इस सब से मैच नहीं कर रहा है। फिर भी रिएक्टेंट का जितना मास होता है प्रोडक्ट का एक्चुअली मास उतना। हम लोग 10 ग्राम हाइड्रोजन, एक बात कर नंबर ऐसे ही मतलब रैंडमली, मान लो कि 10 ग्राम हाइड्रोजन और 5 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्शन किया, समझ में आ रहा है ना? तब जाके कुछ प्रोडक्ट बनाया। रिएक्शन कितना ग्राम सब्सटेंस किया था? 15 ग्राम। तो जो सब्सटेंस H2O बनेगा वो भी वेट में एग्जैक्टली कितना होगा? 15 ग्राम। तो 15 ग्राम का सब्सटेंस पहले भी था और रिएक्शन के बाद भी हमारे पास 15 ग्राम का सब्सटेंस है। मैंने रिएक्शन में ना ही कोई नया मास का फॉर्मेशन हुआ है और ना ही कोई नया मास डिडक्ट हुआ है,
उसमें से घटा है। जितना पहले था उतना अभी भी है। रिएक्शन के पहले जितना सब्सटेंस का मास, रिएक्शन के बाद भी सब्सटेंस का मास उतना ही। तो मास केमिकल रिएक्शन के दौरान कंजर्व रहा कि नहीं रहा? ना ही बढ़ा और ना ही घटा, जितना था उतना ही रहा, कांस्टेंट रहा, सेम रहा, एग्जैक्टली उतना ही रहा। तो कंजर्व रहा कि नहीं रहा? ना, एकदम उतना ही बचा हुआ रहा, उसमें थोड़ा सा भी कोई इधर उधर ऊपर नीचे नहीं हुआ। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट का जितना मास होता है, प्रोडक्ट का मास उतना ही। और ये एक साइंटिस्ट हैं एंटोनी एल लेवेजर, एल लेवेजर। तो ये फर्स्ट टाइम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को यही बताए थे। मतलब ऐसा होता कि किसी रिएक्शन के दौरान जितना मास का सब्सटेंस रिएक्शन करेगा उतना ही मास के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो एक्सपेरिमेंटली एग्जैक्टली ऐसा ही होता है, जहाँ कहीं भी हो रिएक्शन, कोई लेबोरेटरी में हो या बाहर में, कहीं भी ऐसा ही होता है एग्जैक्टली। ठीक है, कभी कभी कुछ रिएक्शंस होते हैं जिसमें अगर हम थ्योरेटिकली निकालते हैं, दो मोलिक्यूल को रिएक्शन करा के कोई तीसरा प्रोडक्ट बना तो निकालते हैं तो अलग अलग आ जाता है। तो हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटली तो होता है दोनों बराबर, लेकिन थ्योरेटिकली दोनों बराबर नहीं आ रहा है तो हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। तो जो एक्सपेरिमेंटल बात है उस बात को सही करने के लिए एक्सपेरिमेंटल ही सही बात है। थ्योरेटिकल जो बात आ रहा है उसको एक्सपेरिमेंटली ऐसा सही करने के लिए हम रिएक्शन को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, ताकि दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम बराबर हो जाए। और एटम बराबर हो जाएगा तो मास भी, एगो एटम का जितना भी मास, अब जितना एटम एन है उतना ही एटम एन है, तो मास घट बढ़ नहीं जाएगा। दोनों नंबर ऑफ एटम बराबर है, दोनों नंबर ऑफ एटम, तो मास भी बराबर है। तो कोई केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस्ड होता है तो एक्सपेरिमेंटल वाला बात को वेरीफाई करने के लिए, सो एज टू मेंटेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड बात है, उसी को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं कि बैलेंस है तो बढ़िया है, अगर अनबैलेंस्ड है, हम देखेंगे अभी, अगर अनबैलेंस्ड है तो उसको हम अपना से क्या करते हैं कि बैलेंस कर देते हैं। अब कैसे बैलेंस किया जाता है वो तो क्लास 10th में पढ़ना है, खूब बढ़िया से पढ़ना है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग बैलेंस कर देते हैं। तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। केमिकल रिएक्शन के दौरान दोनों तरफ बराबर होता है, मतलब मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ कोर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के दौरान ना ही मास को क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। मास ऑफ सब्सटेंसेस आर कंजर्व्ड। ठीक है, इतना बात लिख लिया जाए, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सबसे पहले एगो लॉ है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। उसमें दो लॉ आता है, एगो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और एगो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो ये हम लोग पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ऊपर था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन और लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में दो लॉ पढ़ना था। मतलब ये भी एंटोनी एल लेवेजर साहब दिए हैं दोनों। एगो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। मेरे को अकेले नहीं, वो बाकी उनका चेला वाला फॉलोअर सबको मिलकर मतलब वो एक रिजल्ट पे पहुंचा है लोग। ठीक है, तो यहाँ पर आ रहा है धूप ना, दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा होगा, चलो कोई नहीं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट ड्यूरिंग अ कोर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन मास ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इक्वल। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास क्या होता है कि बराबर होता है। अभी देखते हैं हम लोग, अब रिएक्टेंट क्या है, द सब्सटेंस दैट टेक पार्ट इन रिएक्शन इज नोन एज रिएक्टेंट। वो सब्सटेंस जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, जो रिएक्शन करता है उसको रिएक्टेंट बोलेंगे। एंड द न्यूली फॉर्म्ड सब्सटेंसेस आफ्टर केमिकल रिएक्शन इज नोन एज प्रोडक्ट। दोनों सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन किया, करने के बाद जो नया बना, वो बन गया, जो नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ उसी को बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट। यहाँ पे ए और बी रिएक्शन किया, ये सब मिलकर रिएक्शन करके बना सी और डी। ए एंड बी शुरू में रिएक्शन से पहले जो था उसको बोलेंगे रिएक्टेंट, और यही रिएक्शन के बाद जो बन गया इसको बोलेंगे हम लोग प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट का जो मास होगा वही मास प्रोडक्ट का होगा, और यही क्या कौन का होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास।
अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, जितना है उतना ही है, कुछ क्रिएट हुआ है कुछ डिस्ट्रॉय हुआ है। मान लो कि अगर यहाँ पे 20 ग्राम है, 20 ग्राम रिएक्टेंट रिएक्शन कर रहा है तो 20 ग्राम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, तो ये 20 ग्राम ये भी 20 ग्राम, कुछ क्रिएट हुआ रहता है रिएक्शन में तो 22 ग्राम 23 ग्राम हो गया रहता है, 2-3 ग्राम क्रिएट, तो हम बोलते हैं कि 2-3 ग्राम क्रिएट हो गया है। 20 ग्राम से 18 ग्राम हो जाता है, 15 ग्राम हो जाता है, तो बोलते हैं कि 2-3-4 ग्राम डिस्ट्रॉय हो गया है, घट गया, लेकिन ऐसा है क्या? नहीं। तो मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, इट इज कंजर्व। ये कैसा होता है? कंजर्व होता है, बढ़ता घटता नहीं है। अब एक देख ले लो हम, हाँ ये ले लो कि ये कौन दिया हुआ है? एल लेवेजर। इट इज प्रपोज्ड, सिद्धांत दिया गया है। अब बात समझो यहाँ पे, ये हो जाएगा इट इज प्रपोज्ड बाय एंटोनी एल लेवेजर। अब देखो, अच्छा पहले बात समझो, मान लो कि वो जो हम रिएक्टेंट प्रोडक्ट एक केमिकल रिएक्शन का सबको पता है कार्बन, मान लो कोल कोयला वैला कुछ भी अगर बर्न करेगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा, नहीं होगा क्या? अगर कार्बन का मास नंबर के बारे में बात करें प्रॉपर एकदम, हम लोग एटॉमिक वाला बात कर रहे हैं, तो कार्बन का एटॉमिक मास होता है ऑफ कार्बन 12 ग्राम, एटॉमिक मास तो 12 ग्राम, ठीक है। ऑक्सीजन क्या होता है? एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16 ग्राम, एक एटम का, एक एटम का ग्राम एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 16 ग्राम। अब आप ध्यान समझो, अब कार्बन यहाँ पे एक एटम है, कितना ग्राम रिएक्शन कर रहा है? 12 ग्राम। और ऑक्सीजन का एक एटम का ग्राम एटॉमिक मास कितना है? 16 ग्राम। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के कई एटम है? 2 एटम है, एक एटम का 16 का 2 का 2 गुने 16 ग्राम, यही होगा ना। और यहाँ पे क्या बना? CO2 बन रहा है, तो यहाँ पर भी तो कार्बन का वही 12 और प्लस 2 है तो 2 गुने 16, बस अंतर ये कि साथ में है एक में। अब ये 12 ग्राम और प्लस 16 दूनी 32 ग्राम, ये कितना हो गया? 44 ग्राम। 32 है 2 34 10 44 ग्राम। और यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे वही है ना, 12 प्लस 32 कितना गया? 44 ग्राम। तो क्या हुआ? केमिकल रिएक्शन में जितना ग्राम ये अलग अलग रिएक्शन करके ये CO2 बनाया। CO2 एक एकदम यूनिक प्रोडक्ट है, इसका प्रॉपर्टी किसी से मैच नहीं करेगा, फिर भी जब रिएक्शन हुआ है तो रिएक्शन से पहले ये दोनों का टोटल जितना मास था, रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बना उसका भी मास उतना ही है कि नहीं है? तो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वेरीफाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। मतलब सही में जब रिएक्शन होता है तो दोनों बगल मास क्या होता है कि सेम होता है, घटता बढ़ता नहीं है, कंजर्व होता है। इसको उतार लो, ये दूसरा रिएक्शन रखते हैं। मान लो कि अब एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन का। देखो यहाँ पे बैलेंसिंग समझ में आएगा। तो H2 हाइड्रोजन एगो H नहीं मिलता है, मोलिकुलर फॉर्म में अवेलेबल रहता है एनवायरनमेंट में। तो H2 ऑक्सीजन भी एगो नहीं रहता है, तो O2 से रिएक्शन कर रहा है तो क्या बनाया? H2O। पता क्या? हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस रिएक्शन करेगा तो बनेगा क्या? H2O। H2O वाटर मोलिक्यूल का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। H2O2 नहीं होता है, H2O। तो जनरल केस में H2O ही बनता है, ठीक है। उसके लिए पढ़ेंगे लोग H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सब पढ़ना है, टेंशन नहीं लो। अभी हम लोग देख रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अभी रिएक्शन से कोई मतलब नहीं, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा देंगे हम, टेंशन मत लो। कोशिश में है कि सिलेबस जल्दी कंप्लीट करके बीच का जो टाइम मिलेगा फरवरी वगैरह में, उसमें केमिकल बॉन्डिंग हम पढ़ाते हैं, ठीक है। अब बात समझो, अगर हाइड्रोजन के बारे में बात करें तो वैसा ही एटॉमिक मास होता है हाइड्रोजन का 1 ग्राम एटॉमिक मास, और एटॉमिक मास हो जाएगा ऑक्सीजन का तो पता ही है 16 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो H2 के बारे में बात करेंगे तो 2 गुने 1 ग्राम हो जाएगा, और यहाँ पे O2 है तो ये कितना हो जाएगा? 2 गुने 16 ग्राम। ऑक्सीजन का 16 ग्राम होता है ना। अब यहाँ पे देखो वही 2 गुने 1 प्लस 16 हुआ,
अब यहाँ पे ये आया 2 ग्राम और ये कितना आया 32 ग्राम, और यहाँ पे भी वही आ रहा है 2 + 16, तो इधर दोनों को जोड़ने पर आ रहा है 34 ग्राम, नहीं आ रहा है क्या? और यहाँ पे दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है 16 है, और ये 2 18 है। बराबर है कि बराबर नहीं है? तो जब थ्योरेटिकल हम रिएक्शन के अकॉर्डिंग सोल्व किए तो बराबर नहीं आया, समझ में रहा है। लेकिन हम लोग को पता है लॉज के अकॉर्डिंग कि अगर वही हम एक्सपेरिमेंट किए रहते हैं, अपने से नापते हैं NaB या NaB, दोनों क्या आता कि बराबर आता है। तो मेन साइंस क्या है? थ्योरेटिकल कॉपी पर या बोर्ड पर लिख के एक्सपेरिमेंट करके, जो सामने में दिखाई दे रहा है एक्सपेरिमेंट करके, मेन चीज वही है ना, फिजिकल ना। तो एक्सपेरिमेंट में बराबर आता है, लेकिन थ्योरेटिकली में कोनो इक्वेशन बराबर नहीं आता है। इसको बोलते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नंबर ऑफ एटम दोनों तरफ बराबर नहीं है, यानी ऑक्सीजन का 2 एटम है, यानी ऑक्सीजन का 1 एटम है। तब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को करेंगे बैलेंस, ऐसा कि दोनों तरफ हर एक एलिमेंट का नंबर ऑफ एटम क्या हो कि बराबर हो। चलो अब देखो कैसे बैलेंस किया जाएगा, तो फिर बराबर हो जाएगा। बात समझो, इधर हाइड्रोजन का कई एटम है और इधर हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन ठीक है, हाइड्रोजन में कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन का, Na ऑक्सीजन का एगो। अब अगर हम यहाँ पे 2 लगा दें तो मैंने 2 H2O ले लें, तो एगो H2O में O का एगो एटम और दूसरी का H2O में भी O का एगो एटम, 2 मोलिक्यूल अगर ले ले H2O का, तो 2 ऑक्सीजन का एटम हो गया कि नहीं हो गया? अब H2O मोलिक्यूल ना है, अब तुर के भीतर से अपने से एक बार ऑक्सीजन नहीं ना घुरेंगे भीतर, H2O का मोलिक्यूल है। अब अगर 2 को लगा दें तो H2O2 ना हो जाएगा, जैसे ही H2O2 होगा कंपाउंड बदल जाएगा। अब बीच में 1 2 हम क्या करते हैं कि नहीं लगाते हैं, हम बस ये पूरा एज अ होल मोलिक्यूल का हम नंबर क्या कर सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं। बीच में 1 2 3 4 लगाने से मोलिक्यूलर फार्मूला गड़बड़ा जाएगा, तो कंपाउंड भी गड़बड़ा जाएगा, कंपाउंड बदल जाएगा। तो अब जैसे ही 2 को लगाएं, ऑक्सीजन के 2 ऑक्सीजन का एटम ए साइड का हो गया, और Na ऑक्सीजन का एटम एगो मोलिक्यूल में एगो और दूसरे का 2 मोलिक्यूल है, एगो मोलिक्यूल का एगो एटम और दूसरा मोलिक्यूल का 2 एटम। ऑक्सीजन तो सही हुआ, लेकिन हाइड्रोजन गड़बड़ा गया। ये में एगो मोलिक्यूल का 2 एटम, तो 2 मोलिक्यूल का Na है हाइड्रोजन 2, अब Na भी 2 लगा दो, अब एगो मोलिक्यूल का 2 एटम, 2 मोलिक्यूल का 4 एटम, हाइड्रोजन 4 एटम Na भी, हाइड्रोजन के 4 एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम Na भी, ऑक्सीजन के 2 एटम Na भी। अब समझ रहे, जो रिएक्शन होता है 2 हाइड्रोजन मोलिक्यूल एगो ऑक्सीजन मोलिक्यूल से रिएक्शन करेगा, तो 2 H2O मोलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, एक्सपेरिमेंटली ऐसे होता है, समझ में आ रहा है। तो अब अगर हम क्या करें कि इसका लॉ ऑफ कंजर्वेशन वाला चेक किया जाए, मास चेक किया जाए, ये देखो 2 ना है, 2 एटम है, तो 2 × 1 बोलो, ये तो आराम है, 16 × 2, ये 2 है बोलो, 2 × 1 + 16, यही है ना। अब इधर 2 एकम 2 दूनी 4 और इधर 16 दूनी 32, और इधर 2 × 2 + 16 18, 32 और 4 36, और इधर भी हो गया 18 दूनी 36, दोनों तरफ बराबर हो गया कि नहीं हो गया। अब थ्योरेटिकल भी सही और एक्सपेरिमेंटल जो होता है वो तो सही होता ही है, अब थ्योरेटिकली भी क्या आ गया कि सही आ गया। तो वो एक्सपेरिमेंटल जो आता है, जो होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसको मेंटेन करने के लिए भी अगर इक्वेशन अनबैलेंस्ड है तो हम क्या करते हैं कि बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करने पर ही कोई भी केमिकल इक्वेशन, और जो अनबैलेंस्ड है बैलेंस्ड करने पर ही कोई भी केमिकल इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वेरीफाइड करता है, मतलब उसको मेंटेन रखता है। इसीलिए अनबैलेंस्ड को बैलेंस्ड करना जरूरी है। ओरिजिनल ई फॉर्म में क्या होता है कि रिएक्शन होता है। ठीक है, इसको